गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो अध्याय नंबर 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें आपको असमीका नहीं पढ़नी है, यानी आपके असमीका सिलेबस से हटा दी गई है। केवल हम रैखिक समीकरणों के बारे में ही पढ़ेंगे और रैखिक समीकरणों में से भी हम केवल जो ग्राफीय विधि है उसके द्वारा ही हल करेंगे। बाकी के जो आगे वाले चैप्टर है वो हमें नहीं पढ़ने हैं, यानी मैं आपको उतना ही कराऊंगा जितना आपके एग्जाम में आएगा। बाकी का जो सिलेबस है वो आपको नहीं पढ़ना है, यानी इस बार जो सत्र रहेगा हमारा 2020-21 का, उसमें आपको उतना ही सिलेबस में यहां पर करवाऊंगा जितना आपके एग्जाम में आएगा। तो शुरू करते हैं आज क्लास। हमारा जो चैप्टर है वो है अध्याय नंबर 4 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। देखो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। यानी सीधी सी बात कर रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले कौन से समीकरण? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब यह हो गया कि हमारा जो समीकरण होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? एक होगी। अधिकतम घात कितनी होगी? एक। और रैखिक का मतलब है कि अगर उस समीकरण को हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो उसकी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसलिए इसका नाम है रैखिक समीकरण। और वो है दो चरों वाले, यानी उस समीकरण में चर कितने होंगे? दो। और इसका जो व्यापक रूप है वो बता देता हूं। पिछला जो हमने चैप्टर किया था द्विघात बहुपद वाला, उसमें मैंने आपको द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप बताया था वो बताया था ax² + bx + c बताया था। यह हमारा क्या था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में हम आगे एक्शन लेंगे। इसी प्रकार में जो रैखिक समीकरण होते हैं दो चरों वाले, उसका मैं आपको व्यापक रूप बताता हूं। आपको याद रखना है ax + by + c = 0। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो समीकरण है, ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें असमीका भी है, लेकिन असमीका को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। असमीका को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब यहां पर चर कितने हैं बताओ? दो है, एक तो x है और एक y है। और दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल करने के लिए, या यूं कहें कि दो जो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनमें से चरों का मान निकालने के लिए आपके पास समीकरणें भी कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। तो आपको प्रत्येक प्रश्न में कितनी समीकरणें देगा? दो समीकरणें देगा। तो इसका जो मानक रूप है ax + by + c = 0, इसमें मैं क्या करता हूं? a1 b1 और c1 कर देता हूं। और इसी प्रकार का दूसरा समीकरण भी होगा मेरे पास, a2x + b2y + c2 = 0। ये जो दो समीकरणें दे रखी है ये आपकी दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, यानी समीकरणों का एक युग्म देगा अगले वाला आपको, और उससे हमें उसमें जो चर है x और y, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जैसे पीछे वाला जो चैप्टर था उसमें हम इस बहुपद के शून्य ज्ञात कर रहे थे, यानी इस x की वैल्यू ज्ञात कर रहे थे। इसी प्रकार यहां पर हमें x और y दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी दो चर है तो दोनों चरों की वैल्यू ज्ञात करनी है। और दो चरों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास में समीकरण भी कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। समझ गए बात को? अब इस समीकरण को अगर हमें ग्राफ के द्वारा हल करना पड़ जाए दोनों समीकरणों को, और अगर हम इसको ग्राफ में दर्शाएं दोनों समीकरणों को, तो ये दोनों समीकरण जहां पर भी काटती है उस बिंदु के जैसे मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि अगर हम इसको ग्राफ में दर्शाएं, आप जानते हैं कि यह आपका मूल बिंदु हो गया, यह आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये एक्स डैश एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये y डैश एक्सिस हो गया। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको कि मान लिया कि अगर मान लो कि ये जो रेखा है इसकी, ये जो समीकरण है इसकी रेखा ये आए और ये वाली है उसकी रेखा ये आए, तो ये यहां पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। समझ रहे हो तुम बात को? तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, या पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आएगी, वो x और y की जो वैल्यू होगी वही इस दोनों समीकरणों में जो चर x y है उसका क्या होगा? ये मान होगा। समझ गए बात को तुम? उसी चर का क्या होगा? ये मान होगा, ठीक है। चलो थोड़ा लाइट इश्यू आ रहा है, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। चलो ठीक है। चलो तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि
हम दोनों समीकरणों को जैसे भी ग्राफ में दर्शाएंगे और वहां पर दोनों समीकरण जो काटेगी उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वही इस समीकरण के क्या होंगे, दोनों के हल करेंगे। जो x का मान होगा वो इस x का मान होगा और जो y निर्देशांक होगा वो अपने यहां पर y का मान होगा। ठीक है, अब यहां पर रेखा हम 3 प्रकार की रेखा पढ़ेंगे। नंबर 1 तो होती है आपकी संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, मान लो संगामी का मतलब है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी। एक होती है आपकी संपाती रेखाएं और एक होती है आपकी समांतर रेखाएं। ये 3 प्रकार की रेखा हम यहां पर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है किसकी, कि किस प्रकार के 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनका व्यापक रूप आप लर्न कर लेंगे। ये होता है व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये अपना व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब चलो हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, हमको 1-2 प्रश्न करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार के इस अध्याय में प्रश्न है, किस प्रकार हमें एक्शन लेना, किस प्रकार क्या करना है। चलो जी आगे देखो, आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 कि अपनी बुक का 1 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है। 1 नंबर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि रेखीय की युगपत समीकरण, आपको समीकरणों का एक युग्म दे रखा है, क्या हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। उपरोक्त दोनों समीकरण में x = 1 और y = 1 रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो आपको समीकरण दे रखी है, आप अपनी बुक में देखेंगे, थोड़ा सा साफ नजर नहीं आ रहा है, 3x + 2y - 5 = 0। दूसरी दे रखी है 4x + 7y - 11 = 0। अब आपको ये क्या कह रहा है कि इसके जो हल है उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इसकी प्रकृति। देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो किस रूप का है, मैंने आपको बताया अभी, a1x + y + c1 = 0, और ये जो पार्ट है ये है आपका a2x + b2y + c2 = 0। अब ये प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके हल की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब ये हो गया, इधर ध्यान दो, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर ग्राफ बनाकर उसमें इन दोनों समीकरणों को हम दर्शाएं, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बताऊंगा कि हम ग्राफ में इस समीकरण को कैसे दर्शाएंगे। अगर हम दर्शाएंगे तो यदि ये एक दूसरे को काटती है तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब समझ गया कि x की भी एक वैल्यू आएगी, एग्जिट वैल्यू आएगी, और y की एक एग्जिट वैल्यू आएगी। सपोज दैट इन दोनों की अगर समीकरणों को मैं लाइन खींचूं तो अगर वो समांतर आ जाए, मान लो कि एक समीकरण की ये रेखा आ जाए, दूसरे समीकरण की ये रेखा आ जाए, तो ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो यहां पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी एक दूसरे का, यानी इनका कोई अभीष्ट बिंदु नहीं है, और अभीष्ट बिंदु नहीं है तो इसका मतलब इनका एक कोई भी हल नहीं हो सकता। जो इसका हल होगा वो उसका नहीं होगा, जो इसका होगा वो इसका नहीं होगा। कब, जब ये समांतर होगी। ठीक है, और अनंत हल होंगे, अनंत हल भी हो सकते हैं, अनंत हल। और अनंत हल कब होंगे मैं आपको बता देता हूं कि सपोज दैट कि ये जो अपना समीकरण है पहला, उसका मैंने ये लाइन खींचा, और दूसरे समीकरण का मैंने ये लाइन, वो लाइन इसके ऊपर आ जाए। संपाती का मतलब समझ गया ना, यानी रेखा के ऊपर रेखा आ जाए, तो उस समय क्या हो जाते हैं उसके, जैसे मान लो कि ये रेखा थी, दूसरी भी इसके ऊपर है, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा बिंदु जो दोनों का ही है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है, इस पर और एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, तो इसके हल भी क्या हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसका हल कैसे होगा। तो पहले आप अपनी बुक में एक चीज नोट करेंगे, नोटबुक में लिख लो आप, नोट लगा के, नोट। अगर मान लो कि यहां पर ये a1 b1 c1, a2 b2 c2
इनमें जो संबंध है वो संबंध मैं बता रहा हूं 3 प्रकार का संबंध। तो प्रत्येक संबंध के लिए एक शर्त लागू होगी, क्या कि अगर मैं A1 में A2 का भाग देता हूं, A1 में A2 का भाग दिया, B1 में मैंने B2 का भाग दिया और C1 में मैंने C2 का भाग दिया, अगर ये अनुपात तीनों बराबर हैं, ये बराबर है तो अनंत हल होंगे। क्या होगा? अनंत हल। समझ रहे हो बात को तुम? अगर ये अनुपात बराबर आ जाए तो क्या होगा? अनंत हल होगा। ठीक है, अनंत हल होंगे। ये अपने नोट कर लेना, आप याद कर लेना, अपने खोपड़े में बिठा लेना इस चीज को कि अगर ये अनुपात बराबर है तो दोनों समीकरणों के क्या होंगे? अनंत हल होंगे। दूसरी चीज, ये 1 नंबर। 2 नंबर, यदि मान लो कि A1 बट्टा A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, ये आ जाए कि ये दोनों अनुपात तो बराबर है लेकिन ये तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं है, तो आपके क्या होंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये तभी आएगा जब हमारी दोनों रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तीसरा, अगर मान लो ये तीनों ही अनुपात A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये तीनों ही अनुपात बराबर नहीं है, तो इसका जो हल आएगा वो क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। इसका कोई एग्जिट मान निकलेगा। अब देखो, अनंत हल होंगे, इसका मतलब रेखाएं क्या होगी? रेखाएं संपाती होगी, संपाती होगी। अनंत हल तभी होंगे, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। डायग्राम के अंदर आप मान लो कि ये इस समीकरण की रेखा प्राप्त हुई और दूसरे की भी क्या होगी? इसी के ऊपर, एकदम से जस्ट ऊपर इसके मान लो रेखा आ गई एकदम से, तो यहां पर रेखाएं क्या? संपाती। और यदि रेखाएं संपाती है तो अनंत हल होंगे। ये आप नोट करते जाओ, बाद में प्रश्न करवाऊंगा मैं आपसे, नहीं तो फिर मतलब वीडियो को पॉज करके बाद में नोट डाउन करते जाना। कोई हल नहीं होगा, ये तभी होता है जब रेखाएं क्या होती है? दोनों समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। अगर आपका अनुपात ये आ रहा है, यानी A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर आ रहा है और C1 और C2 का अनुपात इनके बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं क्या होगी? आपकी समांतर। जैसे एक की यह आ गई तो दूसरी की एकदम से इसके क्या आएगी? समांतर रेखा आएगी। इसका कोई हल नहीं होता है क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं काट रही और नहीं काट रही, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। समझ गए? चलो, और अगर अद्वितीय हल हो रहा है और ये तीनों ही अनुपात आपके बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं क्या है? संगामी है। क्या है? रेखाएं संगामी रेखाएं। रेखाएं क्या होगी? रेखाएं संगामी होगी। संगामी का मतलब वो रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेगी। जैसे मान लो कि अगर ये रेखा ये आ जाए तो यहां पर काट रही, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है? संगामी। संगामी होगी तो इनका एक ही बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा? हल होगा। इसमें दो चर है, x और y, उनका मान होगा। समझ गए बात को तुम? तो यहां पर ये समीकरण दे दी और प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहा है? प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न अपना ये कह रहा है, हाँ, समीकरण रैखिक युग्मक समीकरण 3x + 2y - 5 = 0 और 4x + 7y - 11 = 0 के हल के प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल की प्रकृति का मतलब है कि इनका हल कैसा होगा? अनंत हल होंगे या इनका कोई हल नहीं होगा या इनका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये भी कह रहा है कि उक्त दोनों समीकरणों में x = 1 और y = 1 रखते हैं, अर्थात x = 1 और y = 1, तो दोनों समीकरण संतुष्ट होते हैं, अतः यह समीकरण युग्म के अभिष्ट हल है। देखो इसमें तो क्या किया, इसने सीधा बता दिया कि x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 रखो और दोनों में मान 0 आ जाए। इस समीकरण का भी, यानी इस पार्ट का मान 0 आ जाए और इस पार्ट का मान 0 आ जाए, तो यह आपके क्या है? x की वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है और y की वैल्यू भी 1 प्राप्त हो रही है, यानी आपका क्या हो गया? एक अद्वितीय हल हो गया। लेकिन अगर हम विशिष्ट तौर से करें और मतलब एक सीक्वेंस में करें, आपको पता कैसे चला कि x की वैल्यू 1 आएगी कि y की वैल्यू 1 आएगी, तो क्या करेंगे? या आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना भाई, ठीक है, आगे पीछे करके जो भी है उस हिसाब से। चलो
अब देखो यहां से आप नोट करेंगे, हल करेंगे, इसको कैसे करेंगे ध्यान दो। बताओ मुझे a1 की वैल्यू कितनी है, a1 बट्टा a2 का मान याद कर लो। a1 अपना 3 बट्टा b1 अपना कितना, a2 कितना 4, यानी इनका अनुपात आया 3/4। ठीक है, चलो आप याद कर लो b1 अपॉन b2, यानी y के जो गुणा में होता है वो अपना b1, यहां पर 7, 2/7 आ गया। यहीं पर ही आपको पता चल गया, यहीं पर ही पता चल गया। क्या पता चल गया है अपने को, ये पता चल गया है। आप c1 और c2 ज्ञात करो तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि c1 का मान -5, ठीक है, और c2 का मान -11, माइनस से माइनस कटेगा, क्या आएगा 5/11। यहां ध्यान से देखो तुम लोग कि यह अनुपात आ रहा है 3/4, यह अनुपात आ रहा है 2/7 और यह अनुपात आ रहा है 5/11। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है हमारे यहां पर, कहने का मतलब यह हो रहा है कि a1 और a2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। इस अनुपात के बराबर नहीं है, यह अनुपात बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो यह स्थिति कब बताई थी मैंने आपको कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि ये तीनों ही अनुपात बराबर न हो तो ये जो अपनी रेखाएं हैं ये एक दूसरे को क्या है, एक बिंदु पर काटेगी, और एक बिंदु पर काटेगी तो इनका अभीष्ट हल भी प्राप्त होगा, अभीष्ट हल भी प्राप्त होगा। तो हल की प्रकृति पूछी, हमें हल नहीं पूछा है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा नहीं है हमने। तो हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि इन दोनों समीकरणों के जो हल है उसकी प्रकृति क्या है। तो हमने क्या किया, अतः अगर ये अनुपात ये आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, अगर तीनों ही अनुपात बराबर नहीं है तो अतः रैखिक युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। हमें केवल क्या पूछा है, प्रकृति पूछी, तो हमने बता दी कि इनका कोई अद्वितीय हल होगा। एक x की भी एग्जिट वैल्यू आएगी, y की भी एग्जिट वैल्यू आएगी। हमें पूछा नहीं है कि आप ज्ञात करो, यह नहीं पूछा कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। ठीक है, तो यह आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। चलो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि रैखिक युगपत समीकरण 2x + 7y = 11, x - 3y = 5 के x = 2 तथा y = 1 मान रखने पर हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है देखो कि पहले वाला एग्जाम्पल था ना वो अपना अधूरा दे रखा है, यानी एग्जाम्पल नंबर 2, यानी उसमें प्रश्न में ये नहीं दे रखा है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। सीधा पूछ लिया कि हल की प्रकृति, तो हमने उस तरीके से बता दिया। अब की बार क्या दे रखा है कि x और y की वैल्यू दे रखी है, यानी x और y का मान दे रखा है तुम्हें। क्या है देखो, पहले तो लिख लो रैखिक समीकरण है, तो पहली है आपकी 2x + 7y = 11। दूसरी समीकरण दे रखी है आपको x - 3y = 5। x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू दे रखी है 1। इस मान पर इस हल की प्रकृति क्या होगी, ध्यान देंगे। देखो आपको क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर समीकरण 1 दे दो इसको, और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में x बराबर कितना रखना है बताओ, 2 तथा y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर। तो समीकरण 1 को ले लो, 2 इंटू x की जगह कितना रखूं मैंने, 2 प्लस 7 और y की वैल्यू कितनी, 1। इसमें देखो कितना आ रहा है वैल्यू, 4 + 7 को 1 से गुणा किया, 7 7 4 कितने हो गए, 11। और यही क्या इसका RHS है, मैंने LHS में मान रखा, RHS आ गया। यानी पहला समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो पहले समीकरण का तो मान ये है। ठीक है, चलो दूसरा। अतः समीकरण 1 x = 2 व y = 1 पर संतुष्ट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में यही जो अभी हमने किया वो दोबारा करना है। तो समीकरण 2 में x = 2 तथा y = 1 रखने पर, तो 2 में रखते हैं, ये रहा x की जगह 2 माइनस ये -3 गुणा
y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है अपने 1। अब इसको हल कर लो, 2 माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3 यानी -1। ये नॉट इक्वल टू किसके, इसकी RHS कितनी देर की है, 5 देर की, तो ये इसके बराबर नहीं है। अतः समीकरण नंबर 2, अतः समीकरण 2 x बराबर 2 व y बराबर 1 पर संतुष्ट नहीं हो रहा है, यानी इस पर ये वैल्यू मतलब सर्टिफाई नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रहा तो तुम क्या लिख दोगे, अतः, यानी लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए रैखिक युगपथ का हल नहीं है, यानी ये मान इसका नहीं है, यानी इस दोनों का, इन दोनों में जो x है उस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 नहीं है। बस इतना पूछा आपको। तो क्या करना है, x का मान रखो, y का मान रखो, समीकरण 1 में भी रख दो। अगर RHS आ जाए तो इसमें आ गया, जैसे इसका मान 11 आया मान रखने पर और इसका RHS भी 11 दे रखा है। दूसरा जो समीकरण था उसमें क्या था, हमने जैसे ही मान रखा तो मान कितना प्राप्त हुआ समीकरण का, -1 और इसका RHS कितना है 5 आ रहा है। तो ये तो मैच नहीं हो रहा, -1 5 के बराबर नहीं है, -1 5 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 2x बराबर 2 और y बराबर 1 पर संतुष्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही संतुष्ट, क्योंकि इसका RHS 5 दे रखा है और इसका मान कितना आ रहा है, इस मान पर -1 आ रहा है। अगर -1 आ रहा है तो ये सर्टिफाइड नहीं हो रही है, सर्टिफाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए रैखिक युग्मत पथ का, यानी इन दोनों का साथ में हल नहीं है। समझ में आ गई बात आपको। तो क्या लिखेंगे आप, एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, चलो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है तुम्हारा कि रैखिक समीकरण युग्म x, देखो मैं लिख दे रहा हूं, x प्लस 2y -5 बराबर 0, और ये नंबर 1। दूसरी जो दे रखी है आपको समीकरण 2x प्लस 4y -10 बराबर 0, ये आपके समीकरण बराबर 0, ये समीकरण नंबर होगी 2। अब आपको क्या दे रखा है इसमें, x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 1, मान पर हल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, 2 मान दे दिया। अब की बार पहली स्थिति या प्रथम स्थिति, पहली स्थिति में आपको क्या दे रखा है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू पहले प्रश्न में आपको क्या दे रखा है कि पहले ज्ञात करो कि x बराबर 1 है और y बराबर आपका 2 है। दूसरी स्थिति और देर की आपको, उसमें बाद में करेंगे, वहां पर x की वैल्यू आपको कितनी देर की है, 3 देर की है, और y की वैल्यू 1 देर की। दोनों स्थितियों में आपको इसके हल की प्रकृति चेक करनी है। वही बात आप क्या करोगे, ये पहली स्थिति में कर लेते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 उठा लो और वहां पर x की जगह 1 रख दो और y की जगह 2 रख दो। ये राजी x की जगह कितना रखो, 1 प्लस ये प्लस 2 और y की जगह कितना रखूं, 2 -5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 1 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 और माइनस के कितने 5। तुम देख रहे हो कि 1 प्लस का 4 प्लस का तो प्लस के तो 5 और माइनस के 5 बराबर क्या आया, 0, और यही आपका क्या है, समीकरण का RHS एक नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 1 इस पर संतुष्ट हो रही है। अब आप समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में x बराबर 1 तथा y बराबर 2 और रखने पर, चलो जी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 1 प्लस ये प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 2 -10 इक्वल 0। हल करो, सॉरी बराबर 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 4 को 2 से गुणा किया 8 और माइनस के कितने 10। तो 2 और 8 कितने हो गए 10, और ये -10 कितना आया 0। तो यहां पर भी बराबर क्या आ रहा है, RHS। यानी दोनों ही समीकरणों में क्या हो रहा है, सर्टिफिक हो रहा है। यानी कहने का मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 बराबर, ये भी समीकरण भी संतुष्ट हो रहा है और ये समीकरण भी संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो मान है x बराबर 1 और y बराबर 2, ये इस समीकरण का क्या है, हल है। ये समीकरण का क्या है, हल है। तो तुम क्या लिखोगे,
तुम ये लिखोगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 2 दिए गए रैखिक युग्म का हल है। ये इसका क्या है? हल है। ये हमने लिख दिया। अब दूसरी स्थिति में भी चेक करना है, वही चेक करना है, दूसरी स्थिति में भी यही करना है। x की जगह कितना रख दोगे 3, y की जगह कितना रख दोगे 1। अगर 0 आ रहा है और इसमें भी 0 आ रहा है तो आप ये लिखोगे कि ये भी इसका हल है। हो सकता है, मैंने आपको एक सिचुएशन बताई। क्या? कौन सी सिचुएशन? कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और इसमें मान लो कि ये बराबर नहीं है, ये तीनों ही बराबर है, तो क्या होंगे? अनंत हल होंगे। अनंत हल यहां पर तो ये दो ही हल दे रखे, अनंत हल भी हो सकता है। और यहां पर अगर तुम थोड़ा सोचते हो, अगर तुम्हारी नजर जो है वो पेनी नजर है, तो यहां पर देखो कि x के गुणा में क्या है 1 बटा इस x के गुणा में क्या है 2, यानी इनका अनुपात कितना आ गया 1/2। b1 कितना है यहां पर 2, b2 कितना है यहां पर 4, अगर काटूंगा तो 1/2। यहां पर c की वैल्यू कितनी है -5, c2 की वैल्यू कितनी है -10, माइनस से माइनस कट गया 5 से एक बार, 5 से 2 बार, यानी ये भी 1/2 और ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी तीनों अनुपात क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। अगर ये तीनों अनुपात बराबर आ जाएं तो क्या होंगे भाई? अनंत हल होंगे। और इन दोनों समीकरणों के क्या होंगे? अनंत हल होंगे। यहां पर तो केवल दो ही दे रखे हैं, एक तो ये हल दे रखा है तुम्हें और दूसरा ये हल दे रखा है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया है, कॉमन सेंस के लिए बताया है। आपको इस प्रकार इस प्रश्न में ये मान रखे इसकी वैल्यू निकालनी है। और यदि आपके RHS और LHS बराबर आ रही है, इसका मतलब है कि आपका जो प्रश्न है या आपका जो रैखिक युग्म दे रखा है वो क्या है? दिए गए आपको मान उसके सर्टिफाई करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो ये अपना तीसरा एग्जाम्पल था। आगे जो 2 क्लासों में इस कंप्लीट ये जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे, यानी 4.1 ही पढ़ना है तुम्हें। ये 4.1 ही पढ़ना, आगे के चैप्टर नहीं पढ़ने, क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। यानी आगे आएगी असमिका आपको नहीं पढ़नी है। इसी चैप्टर के अंदर आप आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। रैखिक जो युग्म दे रखे हैं उनको हम ग्राफी विधि से कैसे हल ज्ञात कर रहे हैं, एकदम से आसान विधि के साथ बताऊंगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।